हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं अरुण और आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं गणित और गणित विषय में हम लोग बात कर रहे हैं अध्याय नंबर 16 जो कि अंतिम अध्याय है आपकी किताब में। और अध्याय नंबर 16 के बाद कहानी जो है वो शुरू होती है अध्याय समाप्ति की। लेकिन उसके पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ बहुत कुछ आपको अब प्रायिकता पढ़ाई जाएगी अध्याय नंबर 16 में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रायिकता के बारे में, प्रायिकता होती क्या है और हम प्रायिकता को किस तरह से अप्रोच करने वाले हैं। लेकिन जैसे कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि इसके पहले जो भी चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं, सारे चैप्टर पढ़ाए गए हैं। हर चैप्टर का एक एक प्रश्न आपको हल कराया गया है और एक एक प्रश्न को हल करने में आपको कोई भी पैसा नहीं दिया गया, मतलब कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया गया है। इन शॉर्ट, आपको मैग्नेट ब्रेन्स के सारे वीडियो देखने के लिए कहीं पर भी कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। यह पूरी तरह से फ्री प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने वीडियोस को, अपने पसंदीदा वीडियोस को देख सकते हैं, वो भी बिना किसी कॉस्ट के। आप पूरी अपनी पढ़ाई बिना किसी खर्चे के साथ कर सकते हैं। यहां पर आपको कोई ये नहीं कहने वाला है कि 2 या 3 वीडियो देखने के बाद आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हम प्रायिकता की बेसिकली डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, अभिग्रहितीय दृष्टिकोण देखेंगे और घटना की प्रायिकता देखेंगे और उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये कुछ स्पेशल चीज नहीं है। प्रायिकता की अभिग्रहित दृष्टिकोण या एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, मतलब कुछ स्टेटमेंट हैं जो आपको याद रखने हैं प्रायिकता के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ कुछ चीजें मैं बता देता हूं जो आपको याद है। सबसे पहले हमने रिवाइज की थी घटना, है ना। कोई भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, या सबसे पहले हमने घटना के पहले बात की थी परीक्षण के बारे में, है ना। क्या बात की थी? परीक्षण। परीक्षण का मतलब क्या था? परीक्षण का मतलब था आपने पासा फेंका, ये एक परीक्षण है, ठीक है। आपने सिक्के को उछाला, ये एक परीक्षण है। 2 सिक्कों को उछाला, ये एक परीक्षण है। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला, ये एक परीक्षण है। या एक सिक्के को 3 बार उछाला, ये एक परीक्षण है। दूसरा, आपने एक सिक्के और एक पासे को फेंका, ये एक परीक्षण है। आपने एक सिक्के को फेंका, हेड आया तो आपने एक थैले में से गेंद निकाली, टेल आया तो आपने एक पासे को फेंका, ये एक परीक्षण है। या फिर आप एक पासे को तब तक फेंकते गए जब तक कि 5 नहीं आया, ये भी एक परीक्षण है। तो हर परीक्षण के कुछ ना कुछ परिणाम होते थे, याद है क्या? हर परीक्षण के कुछ ना कुछ परिणाम होते थे। जैसे अगर आपने पासे को फेंका तो आपके सामने 1, 2, 3, 4 और 5, 6 मिलता है। अभी अपन ने पढ़ा, मतलब पिछले लेक्चर में, अगर 2 पासे को फेंका तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 ऐसे परिणाम मिलते थे। तो इन सभी को हम परिणाम कहते हैं। और अगर परिणामों का समुच्चय बना दिया जाए, इन परिणामों का समुच्चय बना दिया जाए, और एक नहीं सभी परिणामों का, सभी परिणामों को लिखना है ना, तो इसे हम S से निरूपित करते थे। किससे? S से। और S का मतलब था प्रतिदर्श समष्टि, है ना। S का मतलब था प्रतिदर्श समष्टि। जिसे आप अंग्रेजी में सैंपल स्पेस भी कहते थे। अच्छा, सैंपल स्पेस के बाद, एस के बाद, प्रतिदर्श समष्टि के बाद एक नई कहानी आती है कि इसके जो, अब बेसिकली अगर ये एक समुच्चय है तो इसके अवयव होंगे। हां, तो एस के जो भी अवयव थे, एस के जो भी अवयव थे उन्हें प्रतिदर्श बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? उनको प्रतिदर्श बिंदु कहा जाता है। हाँ जी। और उसी प्रतिदर्श बिंदु के या एस के उपसमुच्चय आप बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब एस के जो उपसमुच्चय है उन्हें कहा जाता है घटना। क्या कहा जाता है? घटना। घटनाओं को जनरली आप ए, बी, सी, डी, मतलब ऐसे निरूपित कर सकते थे। ए है, बी है, सी है, कुछ भी जो आपका मन करे उन्हें घटनाओं से निरूपित कर सकते थे, ठीक है।
एस को हम सामान्यतः प्रतिदर समष्टि से निरूपित करते थे। अब यहां पर कुछ चीजों की परिभाषा आपको देखनी है। पहली परिभाषा है पी, जैसे मान लीजिए आपको लिखा जाता है पी ए, तो पी ए का मतलब है घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता। है ना, इसको निरूपित ऐसे किया जाता है कि ये क्या है, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता है। ठीक है, अगर ये घटना ए के घटित होने की प्रायिकता है, तब यहां पर इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी है कि किसी भी घटना की प्रायिकता सदैव या तो शून्य रह सकती है या एक रह सकती है या शून्य और एक के बीच में रह सकती है। मतलब अगर आपसे कोई कहे कि किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक है तो ऐसा संभव नहीं है। कोई आपसे कहे कि किसी घटना की प्रायिकता 2 है तो यह भी संभव नहीं है। किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ी रह सकती, मतलब 1 से छोटी या 1 या 0 और 1 के बीच में रह सकती है। इन शॉर्ट आप इसे कह सकते हैं कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से लेकर 1 के मध्य हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये एक मतलब यूं समझ लीजिए अपरिमेय संख्या हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है, दशमलव हो सकता है, भिन्न हो सकता है, जो भी हो, लेकिन 1 से छोटा या 1 के बराबर, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ कुछ बातें ऐसी हैं, ठीक है, कि यदि, सबसे जरूरी बात, यदि ए एक असंभव घटना है, कौन सी घटना है, असंभव घटना है, मतलब जिसका जो घटित नहीं हो सकती है ना। अगर ए एक असंभव घटना है तो ए का जो समुच्चय बनेगा वो इस तरह से बनेगा, मतलब ये एक रिक्त समुच्चय रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, रिक्त समुच्चय। तो उस केस में ए की प्रायिकता सदैव शून्य होती है। यहां पर यह बात को ध्यान रख लेना कि यदि किसी घटना की प्रायिकता शून्य है, इसका मतलब है वो घटना घटित नहीं हो सकती और ऐसी घटना को हम असंभव घटना कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि ए एक निश्चित घटना है, कैसी घटना है, निश्चित, तो आपको याद है कि निश्चित घटना का जो समुच्चय होता है वो सदैव s के बराबर होता है, मतलब प्रतिदर समष्टि के बराबर होता है। और उस केस में इस निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव s की प्रायिकता के बराबर होती है, जो कि 1 होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 के बराबर होती है। अगर प्रायिकता 0 होती है तो वो एक असंभव घटना है, इम्पॉसिबल इवेंट है। और यदि ए एक या किसी घटना की प्रायिकता 1 होती है तो वो हमेशा एक निश्चित घटना है। ठीक है सर, तो ये एक इम्पॉसिबल घटना बोली जाती है इसको। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि एक पासा फेंका जाता है, ठीक है, तो पासे पर संख्या 10 आने की प्रायिकता कितनी है, तो पासे पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या होती है, 10 कहां से आएगा, कभी नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में 10 नहीं आ सकता, इसीलिए यह घटना असंभव है। ठीक है, और उसकी प्रायिकता 0 है। और यहां पर ऐसे इवेंट को हम श्योर इवेंट कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक पासे को फेंका गया, आपसे बोले कि संख्या जो वो 10 से कम आनी चाहिए, तो पासे को फेंकोगे तो 1 2 3 4 5 6 मिलेगा, ये सभी 10 से कम है। मतलब जब भी मैं पासे को फेंकूंगा संख्या 10 से तो कम आएगी है ना। तो ये एक घटना है जो कि हमेशा होगी, तो इसकी प्रायिकता 1 होगी। क्लियर है? अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इसी प्रायिकता में, ठीक है, कि यदि ए, बी और सी 3 घटनाएं हैं, कितनी, 3 घटनाएं। अब ये किस तरह से वो देखो, अगर आप ए का यूनियन बी के साथ लेंगे और यूनियन सी के साथ लेंगे तो एस बन जाता है।
और ऐसी घटनाओं को हम निशेष घटनाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? निशेष घटनाएं। और निशेष घटनाओं की प्रायिकता सदैव PA, मतलब अगर आप निशेष घटनाओं की प्रायिकता को जोड़ेंगे, आपने निशेष घटना की प्रायिकता मतलब A की प्रायिकता B की प्रायिकता के साथ और B की प्रायिकता C की प्रायिकता के साथ जोड़ा तो वो S की प्रायिकता के बराबर है। लेकिन S की प्रायिकता तो एक सदैव एक होती है, तो आप कह सकते हैं PA प्लस PB प्लस PC सदैव एक के बराबर है। मतलब कहने का कि समस्त निशेष घटनाओं का की प्रायिकता का योग सदैव एक होता है और इसे निरूपित किया जाता है कुछ इस तरह से, सिग्मा PIA या PIA की जगह सिग्मा PAI, मतलब A1 A2 A3 ऐसी घटनाएं हैं, इन सभी का योग सदैव एक होता है। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनकी मदद से घटना की प्रायिकता निकाली जाती है और घटना की प्रायिकता को समझा जाता है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी पड़ेगी ना, जो आगे आपको काम देगी। उदाहरण, पहला सवाल है, मान लीजिए प्रतिदर्श समिष्टि W1 W2 ऐसे लेकर W6 है। निम्नलिखित में से प्रत्येक परिणाम के लिए कौन कौन सी प्रायिकता का निर्धारण वैध है? ठीक है, मतलब ये A लिखा है, मान लो कि W1 की प्रायिकता 1/6 है, W2 की प्रायिकता 1/6 है, W3 की प्रायिकता 1/6 है, W4 की प्रायिकता 1/6, W5 की प्रायिकता और W6 की प्रायिकता 1/6 है। बताइए क्या ये सही है क्या? तो देखिए, आपको तीन चीज, सबसे पहले एक चीज देखनी होगी इस प्रश्न को करने के लिए। सबसे पहले जो भी प्रायिकता हो किसी भी घटना की, चाहे वो W1 हो, W2 हो, W3 हो, है ना। I का मतलब क्या है? I का मतलब है कि इसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 और 6 कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले ये 0 या 0 से बड़ा हो, है ना। दूसरा, आपको साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि जिस भी प्रायिकता के बारे में आप बात कर रहे हैं वो 1 या 1 से छोटी हो। तीसरी बात, चूंकि S में W1 W2 W3 W ऐसे लेकर W6 है, W6 के अलावा कुछ तो नहीं बचा, मतलब S जो बना वो इन सभी से बन गया। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि S को बनाने वाले ये सभी हैं, तो इन सभी की प्रायिकता का जो योग है वो कितना होना चाहिए? I बराबर 1 से लेकर 6, है ना। W1 प्लस W2 की प्रायिकता प्लस W3 की प्रायिकता ये 1 के बराबर होनी चाहिए। क्लियर है क्या? चलिए, तो सबसे पहले ए वाले ऑप्शन को हल करते हैं, ए वाले प्रश्न को हल करते हैं। क्या सभी की प्रायिकता धनात्मक है? बिल्कुल धनात्मक है। सबकी प्रायिकता धनात्मक है, ये हमने देखा। ठीक है, तो चूंकि हम बोल सकते हैं कि जितनी भी प्रायिकता है WI वो सभी के सभी धनात्मक है, 0 से तो बड़ी है। ठीक है, उसके बाद 1 से छोटी भी है ना। तो मैं इसे डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकता हूं कि जो भी PWI में यहां देख रहा हूं ना, वो सभी 1/6 के बराबर है, जो कि 0 और 1 के मध्य आता है। मतलब ये जो प्रायिकताएं लिखी है वो 0 और 1 के मध्य है। अगर मैं इन सभी WI का योग करता हूं, मतलब इन सभी की प्रायिकताओं का योग करता हूं, तो 1/6 प्लस 1/6, सबकी प्रायिकता तो 1/6 है ना। कितनी? I बराबर 1 से लेकर 6, मतलब यहां 6 अलग अलग इवेंट है, W1 W2 W3 W4 W5 W6। तो I की जगह 1 2 3 4 5 6 होता रहेगा। इन सभी का योग तो सर ये हुआ 6 गुणा 1/6, जिसका मान हुआ 1। तो सभी प्रायिकताओं का योग 1 है, मतलब ये जो घटनाएं हैं वो संभव है ना। तो ए वाला विकल्प जो है वो संभव है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि ये तो संभव है, मतलब ऐसा संभव है कि प्रायिकता ऐसी हो जाए। दूसरा W1 1 के बराबर है, बी वाला ऑप्शन। W1 तो 1 के बराबर है, पर W2 W3 W4 सबके सब 0 है। तो क्या आप यहां से ऐसा कह सकते हैं? देख लो बड़े ध्यान से, चाहे जो हो, जिस भी प्रायिकता के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या वो 0 या 0 के बराबर या 1 के बराबर है या 1 से छोटी है?
मतलब 0 और 1 के मध्य है, 0 और 1 भी हो सकती है। तो सारी प्रायिकता, ये 1 है चलेगी, 0 है चलेगा, कोई ऋणात्मक तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अगर मैं इन सभी का योग करता हूं तो योग कितना आएगा, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस, तो ये कुल मिला के होगा 1, बिल्कुल 1 सही है। तो ये भी संभव है, ये बी वाला ऑप्शन था। ये सवाल कौन सा था, बी वाला, तो ये भी संभव है, इसमें भी हमें चिंता की बात नहीं है, पॉसिबल है। नेक्स्ट 1/8 सी वाला ऑप्शन को देखो, ये बी वाला भी क्लियर है, सी वाले के बारे में बात करते हैं। सी देखो, W1 1/8 है, W2 2/3 है, ये 1/3 है, ये 1/3 है, ये -1/4 है। तो बस हमने कहा कि चूंकि PW5 बराबर -1/4 है, भले ही ये तो मिला ना, इसको देखने की आवश्यकता भी नहीं है अब तो, ठीक है। तब मैं लिख सकता हूं कि ये वाला केस संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि प्रायिकता जो है वो ऋणात्मक नहीं होती है ना। मैं लिख सकता हूं कि चूंकि प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती, भले वो 1 से मतलब 1/4 है, ठीक है। प्रायिकता ओके, ठीक है। अब देखो यहां पर सारी प्रायिकताएं धनात्मक है, 1/12 1/12 1/6 1/6 1/6, 3/2 3/2 तो 1 से बड़ा है, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन भी संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए P5 जो छठवीं प्रायिकता है, छठवीं प्रायिकता 3/2 है, कितनी 3/2, और ये तो 1 से बड़ी हो गई, 3/2 तो 1 से बड़ा होता है ना, इसीलिए ये भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि सारी प्रायिकताएं 1 से छोटी होती है ना। क्यों, क्योंकि सारी प्रायिकताएं 1 से छोटी होती है, जो भी प्रायिकता हो वो 1 या 1 से छोटी होनी चाहिए, 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आखिरी डी वाला, ई वाला और बात कर लेते हैं। तो चलिए ई वाले के बारे में और बात कर लेते हैं। मतलब आप ये देख रहे हैं कि ये जो घटनाएं हैं वो संभव है कि नहीं है ना। तो ये जो दोनों है वो भी संभव नहीं थे, है ना, ये दोनों इम्पॉसिबल थे। इम्पॉसिबल मतलब नहीं हो सकते। ओके, नेक्स्ट है ई वाला। तो ई वाले के बारे में बात करते हैं। देखो जो क्या यहां पर सारी प्रायिकताएं धनात्मक है, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 सबके सब धनात्मक है। तो सबसे पहले तो जितनी भी प्रायिकताएं हैं वो सारी की सारी धनात्मक है, मुझे ये तो पता चला। 0 होता तो भी चलता, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सारी प्रायिकताएं 0 से बड़ी या 0 के बराबर है, ये बात सही है। चलिए सारी प्रायिकताओं का योग करते हैं। PWI, I बराबर 1 से लेकर 6, कितनी आ रही है, जोड़ो एक बार फटाफट। सबसे पहले 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 और 0.6। तो 3 3 6 4 10 और 5 15 और 6 21, मतलब यह आ रहा है 2.1। और आपको पता है कि चूंकि सारी प्रायिकताओं का योग 1 होना चाहिए, ठीक है, और 2.1 तो 1 के बराबर नहीं है, इसीलिए यह संभव नहीं है। मतलब पांचवा वाला केस भी संभव नहीं है। ई वाला केस, उसमें सारी प्रायिकताएं धनात्मक तो थी, हर प्रायिकता 1 से छोटी थी, लेकिन फिर भी सभी का योग 1 होना चाहिए। अगर आप यहां पर भी योग निकालते ना तो हो सकता है, मतलब योग निकालते तो वो योग 1 से बड़ा आता, क्योंकि यही प्रायिकता 3/2 है। अगर ये 3/2 है तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। 3 चीजें ध्यान रखनी, सारी प्रायिकताएं धनात्मक है, 0 है या 0 से बड़ी है, मतलब अऋणात्मक है। दूसरी बात, हर प्रायिकता 1 या 1 से छोटी होनी चाहिए। तीसरी बात, सारी प्रायिकताएं जितनी भी उस सैंपल स्पेस के साथ बनी हैं उन सभी की प्रायिकता का योग 1 होना चाहिए। ये 4-5 चीजें ध्यान रखनी है। सो लेट्स स्टार्ट द केस। दूसरा आप बात करते हैं घटना की प्रायिकता के बारे में।
प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, परिभाषा क्या होती है घटना की, प्रायिकता की, है ना। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं परिभाषा के बारे में। PA है ना, PA का मतलब है घटना A की प्रायिकता, घटना A के घटित होने की प्रायिकता। है ना, ठीक है। और घटना A के घटित होने की प्रायिकता जो कि आप कक्षा 10 में देखते हुए आ रहे हो, है ना, वो क्या थे, वो थे वांछित परिणाम, यही था, वांछित परिणामों की संख्या, दूसरा कुल परिणामों की संख्या, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ये कक्षा 10 वाली परिभाषा है, अब इसको बदला जाएगा, है ना। अब देखिए घटना ए जो है, चूंकि घटना ए प्रतिदर्श समष्टि मतलब सैंपल स्पेस एस से बनी है, जो भी घटना होगी वो एस से बनी होगी, सैंपल स्पेस एस से ही बनी होगी, प्रतिदर्श समष्टि एस से ही बनी होगी। इसके अलावा कुछ और तरीके से बन सकती है क्या, हम ये जानते हैं कि जो भी एस होगा उसी से ए बनेगा, समष्टि एस से बनी है, ठीक है। तब तो कुल अवयव कितने हो जाएंगे या कुल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम हो जाएंगे एस में कितने अवयव हैं, हाँ जी। और वांछित परिणाम कितने हो जाएंगे, वांछित मतलब वो सारे चीजें जो हमें चाहिए, तो वो तो वही चाहिए जो ए के अंदर है। तो अगर वांछित परिणाम के बारे में बात करें तो वांछित परिणाम को मैं लिख सकता हूं ए में अवयवों की संख्या। क्लियर है क्या, तो यहां से जो प्रायिकता है घटना ए की वो निरूपित की जा सकती है ए समुच्चय में अवयवों की संख्या बटा कुल अवयवों की संख्या जो कि प्रतिदर्श के अवयव होंगे। और आपको यहां पर परिभाषा अब ऐसी दिखेगी। क्या ये बात आपको क्लियर है? जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, मान लेते हैं कि S जो है वो 1 2 3 4 5 6 है और A नाम का एक समुच्चय जिसके अंदर 2 और 4 नाम के 2 अवयव हैं। अब आपको बोला जाए कि एक पासा फेंका जाता है, बताइए घटना A कब आएगी? तो पासा फेंकने से 1 से लेकर 6 तक के अवयव मिलेंगे, ठीक है। तो एक बात बताइए, कुल अवयव कितने S के अंदर? तो S में कुल 6 अवयव, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। A में कितने अवयव? तो A में कुल 2 अवयव। अगर आपसे कोई पूछे कि A के घटित होने की प्रायिकता कितनी, तो A के अंदर अवयव साथ ही साथ S के अवयव, तो कुल मिलाकर ये हो गए 2/6 मतलब 1/3। कितने हो गए? 2/6 मतलब 1/3। तो ये प्रायिकता है इस केस में। डन है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सम संभाव्य परिणामों की प्रायिकता, बस इसे ध्यान रखना है। सम संभाव्य मतलब ऐसे परिणाम जिनके घटित होने की संभावना बराबर हो, ऐसे परिणाम। सम संभाव्य का मतलब और कुछ नहीं है, इसे बस ये याद रखना है कि सम संभाव्य का मतलब क्या है। बाकी जब सवाल आएंगे अपन उन्हें आराम से कर देंगे। ऐसे परिणाम जिनमें अवयव बराबर हो, अवयवों की संख्या या अवयव की संख्या समान हो। जैसे उदाहरण के लिए, यदि मान लीजिए आपने एक सिक्का उछाला या फिर आपने 2 सिक्के उछाले, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, और आपके सामने 4 यहां पर
नए समुच्चय बनाए जाते हैं। 4 घटनाएं बनती है कि दोनों पर हेड मिले, बी नाम की घटना की दोनों पर टेल मिले, सी नाम की घटना के पहले पर हेड दूसरे पर टेल मिले, और डी नाम की घटना पहले पर टेल दूसरे पर हेड मिले। तो इन सभी में कुल 4 एक एक अवयव है। तो ये सारी घटनाएं समसंभाव्य, मतलब इनके घटित होने की संभावना बराबर है। एक इसका चांस है, इसका इसका, सबका चांस बराबर है। खैर, और यहां से आप देख सकते हैं कि अगर आप ए की प्रायिकता निकाले, चाहे आप बी की प्रायिकता निकाले, चाहे आप सी की प्रायिकता निकाले, चाहे आप डी की प्रायिकता निकाले, ये सदैव 1/4 होगी, क्योंकि ए में एक अवयव है और बी एस में 4 है, 1/4। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, घटना ए या बी की प्रायिकता, कहानी होती है शुरू। अब आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए आपके सामने 2 अलग अलग घटनाएं हैं और आपसे बोला जाता है कि या तो ए घटित हो जाए या बी घटित हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने एक पासा फेंका, एक पासे को फेंकने से आपके सामने जो कुल 6 अवयव बनते हैं वो बनते हैं कुछ इस तरह से। पासा आपने फेंक दिया। पासा फेंकने के बाद आपको पता चला कि आपके पास कुल 6 अलग अलग अवयव थे। आपने 2 घटनाएं निरूपित की कि पासे पर एक अभाज्य संख्या आना चाहिए, और बी नाम की घटना बनाई कि पासे पर एक विषम संख्या आना चाहिए। ए नाम की घटना क्या है? एक अभाज्य संख्या मिले, ठीक है, और ये मिले एक विषम संख्या। अब इन दोनों को मिलाकर एक नई कहानी कही जा सकती है। अगर आपसे कोई बोले कि आपको या तो एक अभाज्य संख्या मिले, या तो एक अभाज्य या एक विषम संख्या, की प्रायिकता कि चलिए ए घटित हो रहा है, बी घटित हो रहा है, अब ए या बी के घटित होने की प्रायिकता कितनी है? इसे निरूपित किया जाता है प्रायिकता ए यूनियन बी से। किससे निरूपित किया जाता है? ए यूनियन बी की प्रायिकता से, है ना। और इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि यदि आपको बोला जाए कि ए यूनियन बी की प्रायिकता कितनी है, तो ए यूनियन बी की प्रायिकता होती है ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता। ए की प्रायिकता माइनस बी की प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता। और यह फॉर्मूला आपने समुच्चय में भी पढ़ा है, जहां पर हम लोग बात कर रहे थे समुच्चय के अव्ययों के बारे में, जहां पर इसका मतलब है ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता मतलब ए एवं बी की प्रायिकता। नोट कर लीजिए फटाफट। अब जैसे यहां उदाहरण देखते हैं, अपन इस सवाल को समझते हैं। जैसे आपसे कहा जाए इसी सवाल में कि या तो अभाज्य संख्या हो या विषम संख्या हो, इसका मतलब ए यूनियन बी। तो आपको क्या करना होगा? यहां पर सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे? दोनों के अंदर उपस्थित अवयव। तो दोनों में उपस्थित अवयव मतलब ए में भी है और बी में भी है, 3 और 5। अब आपको 3 चीजें कैलकुलेट करनी है, ए की प्रायिकता, बी की प्रायिकता और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। तो सबसे पहले ए की प्रायिकता देखिए, फटाफट 3 चीजें बताइए। ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 3। बी में अवयवों की संख्या कितनी है? 3। ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या कितनी है? 2, है ना। यहां पर 1 2 3, यहां पर 1 2 3 और यहां पर 1 2 नाम के अवयव है। आफ्टर दैट अब हम P या A की प्रायिकता निकालने जा रहे हैं कि A की प्रायिकता कितनी है। तो सूत्र क्या होता है कि A की प्रायिकता का मतलब है A में अवयव बटा S में अवयव। तो S में तो अवयवों की संख्या अगर निकालने जाएंगे तो 6 आ जाएगी, तो यहां से ये तो मिलेगा 3/6, कुल मिला के 1/2। उसी तरह B की प्रायिकता भी निकालोगे तो उसका मतलब है B की प्रायिकता
बटा या b के अवयव बटा s के अवयव, तो b में भी 3 अवयव, s में 6 अवयव, कुल मिला के 1/2। और a इंटरसेक्शन b की प्रायिकता कैसे निकलेगी, तो ये भी ऐसे ही निकलेगी, है ना। प्रायिकता a इंटरसेक्शन b, इसका मतलब है a इंटरसेक्शन b में अवयवों की संख्या बटा a या s में अवयवों की संख्या। तो यहां से ही आ जाएगा 2/6 मतलब 1/3। इतनी सी बात है और कुछ नहीं। क्लियर है क्या? अगर मैं यहां पर a या b की प्रायिकता निकालना चाहूं, मतलब संख्या या तो सम हो या तो अभाज्य हो या विषम हो। ये वाली प्रायिकता कौन सी है कि विषम और अभाज्य दोनों हो। a इंटरसेक्शन b का मतलब है कि दोनों चीजें होनी चाहिए। तो बस जो जो निकला वो आंसर कर दो, 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3। तो यहां से लघुत्तम लोगे तो 3 3 6, 6 में से गए 2, ये हुआ ना, 6 में से गए 2 तो 4/3, 4/3 नहीं 4/6, 4/6 मतलब 2/3। ये इस चीज की प्रायिकता है कि संख्या या तो एक विषम हो या एक अभाज्य संख्या हो। अब इसे आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। डायरेक्टली कैसे? आप ये वाला समुच्चय निकाल लीजिए ना कि A यूनियन B समुच्चय क्या है। A यूनियन B समुच्चय का मतलब है वो सारे अवयव जो या तो A में है या B में है। तो 1 2 3 और 5 यही थे, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो अब A यूनियन B में 4 अवयव हैं, प्रायिकता 4/6 मतलब 2/3। तो ये तो सिंपल था, इसलिए 4/6 डायरेक्टली निकला। ये कैलकुलेशन को समझना था इसलिए ऐसे किया है, वरना डायरेक्टली 4/6 आएगा बिना समस्या के, ये 4 अवयव बटा 6। चलिए बात करते हैं अगली प्रायिकता के बारे में, जो कि है ए नहीं की प्रायिकता। ए नहीं की प्रायिकता मतलब जैसे मान लीजिए ए एक घटना है, ठीक है। ए क्या है? एक घटना। और ए डैश का मतलब है ए नहीं। ए नहीं का मतलब तो यही है ना कि ए नहीं हो रहा है। तो इस केस में छोटा सा एक फॉर्मूला होता है कि ए के घटित होने की प्रायिकता प्लस ए के घटित होने की प्रायिकता, ए के नहीं घटित होने की प्रायिकता, दोनों का योग सदैव एक होता है। चाहे वो कोई भी अवयव हो, चाहे वो कोई भी समुच्चय हो, चाहे वो कोई भी घटना हो, ए के घटित होने की प्रायिकता और ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग सदैव एक होता है। यहां से आप ए नहीं की प्रायिकता को ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस ए की प्रायिकता। चलिए, तो यहां से प्रायिकता की जो मोटी मोटी परिभाषा है वो समाप्त होती है। एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं इस पर फटाफट। तो पहला सवाल है, ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है। निकाले गए पत्ते की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पत्ता ईंट का है, ओके, पत्ता इक्का नहीं है, ठीक है। पत्ता काले रंग का है अर्थात चिड़ी या हुकुम का है। पत्ता ईंट का नहीं है, ठीक है, या पत्ता काले रंग का नहीं है। तो सबसे पहले ताश के पत्तों पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने ऐसे पत्ते देखे होंगे और ये इन्हीं को हम ताश के पत्ते कहते हैं, प्लेइंग कार्ड्स अंग्रेजी में कहा जाता है। और इन पर बहुत सारे गेम होते हैं, मतलब कहीं पर ऐसा होता है कि ये खेलना अच्छी बात नहीं है, कहीं होता है कि नॉर्मल सी बात है, इट्स जस्ट अ गेम। बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते। एक फेवरेट टाइम पास होता है लोगों का जब मोबाइल फोन में गेम्स नहीं हुआ करते थे। आजकल तो मोबाइल फोन में गेम्स में भी ये चीजें आती है। खैर, बात ये कि ताश के पत्ते क्या होते हैं और कैसे होते हैं, ऐसे पत्तों के बारे में कैटेगरी में आपको फिर से बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता है तो। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो अपन उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ताश के पत्तों के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ये क्या होते हैं, मतलब खेल के कुछ पत्ते होते हैं, पहली बात। और खेल कैसा होता है, खेल अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, हर पत्तों के हिसाब से अलग अलग खेल हो सकते हैं, है ना। मतलब ये जो ताश के पत्ते होते हैं, इन पत्तों से अलग अलग खेल खेले जा सकते हैं। अलग अलग खेल के नियम होते हैं अलग अलग जगहों पर। मतलब आपने बेसिकली देखा होगा बहुत सारे लोग इन्हें पसंद भी करते हैं। तो ताश के कुल पत्ते होते हैं 52। कितने होते हैं? 52 कुल पत्ते होते हैं, जो कुल 4 अलग अलग प्रकार के पत्तों में विभाजित होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, 1 2 3 और 4। पहला प्रकार आप इसे लाल पान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लाल पान। दूसरा होता है ईंट,
और सबसे पहले इसे आप 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। 52 पत्तों को भी पहले 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, है ना। आप इसे लाल पान और ईंट में तोड़ने से पहले 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। 52 पत्तों को 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ा जाता है। पहले तो लाल रंग के, दूसरा काले रंग के। मतलब 52 पत्तों को आपने 2 टुकड़ों में तोड़ा, जिसमें एक टुकड़ा लाल रंग का है, एक टुकड़ा काले रंग का है। तो दोनों टुकड़ों में 52 के आधे आधे करोगे तो इसमें 26 पत्ते होंगे और इसमें भी कितने पत्ते होंगे? 26 पत्ते होंगे। तो अगर आपसे कोई कहे कि ताश के पत्तों में लाल रंग के पत्ते कितने हैं, तो 26 पत्ते हैं। काले रंग के पत्ते कितने हैं, तो भी 26 पत्ते हैं। अब लाल रंग के पत्तों को फिर 2 तरीकों में तोड़ा जाता है। एक होता है लाल पान, है ना, एक होता है लाल पान, और दूसरा होता है चीड़ी। वहीं पर इन काले रंग के पत्तों को भी 2 टुकड़ों में तोड़ा जाता है। एक होता है हुकुम, चीड़ी नहीं, सॉरी, ईंट। चीड़ी तो यहां आएगा। ये होता है चिड़ी, यहां पर होता है ईंट। अब अगर इनका मतलब हर पत्ते पर एक डिजाइन बनी होती है, जैसे आप यहां देख रहे हैं इन पत्तों में, यहां पर ये पान की डिजाइन बनी, यहां पर भी पान की डिजाइन बनी, यहां पर भी बनी है, यहां पर भी आपको पान की डिजाइन बनी हुई दिख रही है। तो 4 अलग अलग पत्तों में 4 तरह की डिजाइन बनी होती है। जो पत्ता होता है वो पान का पत्ता होता है। उसके बाद ये पत्ता हुकुम का होता है, ये ईंट का और ये चीड़ी का। तो अगर इनका डिजाइन या इनका चिन्ह बनाने की कोशिश करें तो पान के पत्ते पर इस तरह का चिन्ह बना होता है, ऐसा मतलब दिल बना होता है उल्टा, है ना। और मतलब पान बेसिकली ऐसा होता है और यहां पर एक डंडी बनी होती है। और ईंट के पत्तों को कुछ इस तरह से बनाया जाता है, जैसे ईंटें नहीं होती है तो चौकोर की जगह उनको थोड़ा सा कर्व बना दिया जाता है। इस तरह का जो फोटो है वो ईंट का पत्ता है। उसी तरह अगर हम हुकुम के पत्तों की बात करें तो हुकुम के पत्ते में थोड़ा सा खेल उल्टा होता है। हुकुम के पत्ते में, अच्छा, पान के पत्ते में यहां पान नहीं रहेगा, हुकुम के पत्ते में यहां पर चिन्ह रहेगा। अगर हुकुम के पत्ते के बारे में बात करते हैं तो हुकुम का पत्ता होता है कुछ ऐसा, मतलब बनता तो ये भी पान है पर काले रंग का, और इस पान की डंडी होती है। हुकुम का जो पत्ता है इसके पान की डंडी होती है कुछ इस तरह से, यहां पर एक ऐसी डंडी बनी होती है। बात करते हैं चीड़ी के पत्तों के बारे में। तो चीड़ी के जो पत्ते हैं वो कुछ अजीब तरीके के होते हैं। मतलब एक तो गोला यहां बना होता है ऐसा कुछ, एक गोला यहां बना होता है ऐसा कुछ, और एक गोला यहां बना होता है, और इन गोलों के बीच में यहां पर भी एक डंडी बनी होती है कुछ इस तरह से, जैसे कि हुकुम के पत्ते में होती है। अब अगर लाल रंग के 26 पत्ते हैं तो सीधी सीधी बात है, लाल पान के 13 पत्ते होंगे और ईंट के भी 13 पत्ते होंगे। 26 को 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ दो। उसी तरह हुकुम के भी 13 पत्ते होंगे और चीड़ी के भी 13 पत्ते होंगे। यह बात भी सही है। सो फाइनली हमारे सामने जो 52 पत्ते हैं वो 4 अलग अलग प्रकार के पत्तों में टूटे, लाल पान, चीड़ी, हुकुम और ईंट। हर पत्ते में एक पत्ता होता है जिसे इक्का कहा जाता है। मतलब ये 4 तो ठीक है। अब इन 13 पत्तों की कहानी देखिए कि 13 पत्ते किन किन तरह के होते हैं। यहां तक तो ठीक है। अब इन 13 पत्तों के बारे में बात करते हैं कि ये 13 पत्ते किस किस तरह के होते हैं। मतलब हर किसी में 13 पत्ते किस किस तरह से विभाजित होते हैं। एक पत्ता होता है जिसे इक्का कहा जाता है। एक होता है इक्का। क्या होता है? इक्का। आप देख रहे हैं ये जो पत्ता है ये इक्का है। इस पर ए लिखा होता है और यहां दिल बना होता है। जैसे अगर यहां पर भी ए लिखा रहेगा, पान बना होगा, ए लिखा रहेगा, ईंट बना होगा। और इक्के के ऊपर लिखा रहता है, आप लोग देख चुके, यहां पर लिखा रहता है ए। क्या लिखा रहता है? ए। तो 13 पत्तों में से एक पत्ता इक्का होता है। तो एक पत्ता लाल पान का हुआ, एक लाल पान का इक्का हुआ, एक ईंट का इक्का हुआ, एक हुकुम का इक्का और एक चिड़ी का इक्का। और उसके बाद कुछ अंक वाले कार्ड होते हैं। इक्के के बाद कौन कौन से कार्ड होंगे? अंक वाले कार्ड। अब अंक वाले कार्ड कैसे होंगे? तो 2 लिखा हो सकता है, 3 लिखा हो सकता है, 4 लिखा हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10।
मतलब जैसे मान लीजिए एक कार्ड है जो 2 अंक वाला है, तो जैसे 10 वाला है, फोटो यहां आप दिख रहे हो, जैसे ये जो कार्ड है इस पे 10 लिखा है, मतलब ये कौन सा अंक है, 10 है। और यहां पर 10 कुल पान बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये पान की, इसे 10 सा कहा जाता है बेसिकली, ठीक है। तो पान का 10वां पत्ता है बेसिकली है। उसके बाद जो मेन मुद्दे वाली बात है वो आते हैं चेहरे वाले कार्ड। कौन से? चेहरे वाले कार्ड, जिन पर चेहरा बना होता है। कौन से? चेहरे वाले कार्ड। अब चेहरे वाले कार्ड कैसे होते हैं? तो एक होता है जिसे कहा जाता है गुलाम। अच्छा, ये जो अंक वाले कार्ड है वो इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, सब में होते हैं। गुलाम, जिसे जे से निरूपित किया जाता है, जैक, ठीक है। उसके बाद होती है बेगम, जिसे क्यू से निरूपित किया जाता है। और आखिरी में होता है राजा या बादशाह कह सकते हो, ठीक है। क्या कह सकते हो इसे? बादशाह, गुलाम, बेगम, बादशाह, ऐसे आपने शब्द भी सुने होंगे। ये इसे के से निरूपित करते हैं, जिसे किंग अंग्रेजी में अपन कहते हैं। इन तीनों पर चेहरे बने होते हैं, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां लिखा है जे, यहां लिखा है जे मतलब पान का जे है जिस पर एक चेहरा बना है, क्यू एक रानी का चेहरा, और के मतलब एक राजा का चेहरा, किंग का चेहरा। इन्हें चेहरे वाले कार्ड कहा जाता है। तो अब यहां सोचने वाली बात यह है कि पान के पत्ते में चेहरे वाले कार्ड 3 होंगे, ईंट में चेहरे वाले कार्ड होंगे 3, हुकुम के चेहरे वाले कार्ड 3, चीड़ी के चेहरे वाले कार्ड 3। तो अगर मैं कहूं कि कुल चेहरे वाले कार्ड कितने हैं, तो कुल चेहरे वाले कार्ड हुए 12, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, और ये 12 2 टुकड़ों में टूट जाते हैं। 6, तो 6 ऐसे जिन पर लाल चेहरा बना है, और 6 ऐसे जिन पर काले तरह से चेहरा बना है ना। मतलब बेसिकली अगर आपसे कहें कि लाल पत्ते वाले चेहरे कार्ड के ऐसे पत्ते जो चेहरे वाले हैं और लाल के हैं, तो 3 इसके और 3 इसके मिला के 6। उसी तरह इक्के भी हो जाते हैं, कुल हमारे सामने 4, उसमें से 2 तो लाल होंगे, एक एक सबका इक्का है, और 2 होंगे काले। इस प्रकार से पान के या ताश के पत्तों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब ताश के पत्ते ऐसे होते हैं, हर पत्ता अपने आप में अलग होता है। ऐसा नहीं कि 52 पत्तों में से 2 पत्ते एक जैसे हैं। अगर 2 अंक वाला है तो एक 2 अंक वाला इसका है, एक इसका, एक इसका है, वह पत्ते गिन सकते हैं। एक तो इक्का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 हो गए। अब कहीं आपको एक जोकर वाला पत्ता भी मिलता है। अगर आपने कोई पत्ते देखे हो तो एक जोकर का पत्ता भी होता है, जो मतलब इन 52 पत्तों के अलावा एक पत्ता होता है। कहीं किन्हीं गड्डियों में वो एक जोकर होता है, मतलब एक्स्ट्रा पत्ता निकलता है। कहीं कहीं 2 पत्ते 2 जोकर होते हैं, मतलब वो एक सब्स्टिट्यूट कार्ड दिए जाते हैं। इस तरह से कि जैसे मान लीजिए मतलब कंपनियां जहां से बनते हैं वो बना के देते हैं कि उस जोकर का इन पत्तों में कोई काम नहीं है। बस इतना है कि अगर कोई पत्ता खो गया तो आप उसको जोकर से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए पान का इक्का खो गया, तो आपने एक जोकर उठाया, उस पर लिख दिया कि ये पान का इक्का है, और वो जोकर की, अब जोकर की जगह वो पान का इक्का है, क्योंकि वो पत्ता खो चुका है। तो आपके कार्ड सारे वेस्ट ना हो। अब इन 52 पत्तों में से अगर मान लीजिए एक भी पत्ता खो जाता है, तो जैसे 51 पत्ते रह गए। अब खेल तो 52 पत्तों का है, तो 51 पत्तों में से मतलब एक पत्ते की आवश्यकता है, तो वो एक पत्ता कहां से आएगा? इसीलिए एक जोकर एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो खैर ये ताश के पत्तों के बारे में कहानी है, और इस पर अपन अब सवाल शुरू करते हैं जो अपन को डिस्कस करना था। पहला प्रश्न, ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी, मतलब उसको ऐसे कुछ गड्डी बनी होती है, उसको आप ऐसे फेंट सकते हैं, मतलब ऐसे रख सकते हैं कि आपको ये ना पता चले कि पहले के बाद दूसरा पत्ता कौन सा है। में से एक पत्ता निकाला गया है, निकाले गए पत्ते की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि पत्ता ईंट का है। तो देखिए ईंट के कुल पत्ते कितने हैं? 26। टोटल पत्ते कितने? आप पहले ऐसा देखो कि कुल पत्ते कितने हैं। तो कुल पत्ते तो होते हैं 52, जिसे आप कह सकते हैं कि अगर मैं इन 52 पत्तों को 52 अलग अलग पत्तों की एक प्रतिदर्श समिष्टि बनाऊं, सैंपल स्पेस बनाऊं, तो सैंपल स्पेस में कुल 52 पत्ते होंगे, ठीक है। अब पत्ता ईंट का है, तो ईंट के पत्ते कितने हैं? 26 या 16, आप 16 नहीं 13, सॉरी। ईंट के पत्ते टोटल कितने? 13। तो यहां से आंसर आ जाएगा कि इसकी जो प्रायिकता होगी वो होगी 13/52।
मतलब 1/4। ऐसा क्यों? क्योंकि टोटल ईंट के 13 पत्ते हैं तो वांछित परिणाम 13 हुए, और टोटल पत्ते 52 है तो 13/52। पत्ता इक्का नहीं है ना? तो ये सिंपल तो सवाल था। दूसरे के बारे में बात करते हैं, दूसरे प्रश्न से अपन शुरुआत करते हैं। मान लीजिए ए नाम की एक घटना है कि पत्ता इक्का होता है। क्या होता है? पत्ता इक्का है। तो अगर इक्के है तो टोटल पत्ते इक्के कितने हैं? कितने? तो अगर आप कहें कि हमने एक ए नाम का समुच्चय बनाया जिसमें अपन ने इक्के रखे, तो इक्के टोटल 4 है। बिल्कुल 4 है। तो एक घटना के घटने की प्रायिकता क्या होगी? ए घटना के अंदर अवयव बटा टोटल अवयव। तो ए घटना के अंदर टोटल अवयव है 4, टोटल अवयव 52, तो ए घटना की प्रायिकता हुई 1/13। कितनी? 1/13। अब आपको चाहिए पत्ता इक्का नहीं है, इस बात की प्रायिकता, इक्के की प्रायिकता नहीं। आपको किस बात की प्रायिकता चाहिए? एक घटना या ए इक्का नहीं होने की, जिसे आप ए डैश कह सकते हैं। ए डैश का मतलब है पत्ता इक्का नहीं है। अगर ए का मतलब पत्ता इक्का है तो ए डैश का मतलब क्या है? पत्ता इक्का नहीं है। अगर ऐसा है तब आप कह सकते हैं कि ए डैश की प्रायिकता अगर आपको निकालनी है तो प्रश्न के अनुसार पी ए प्लस पी ए डैश सदैव 1 होता है। हम जानते हैं इस बात को, है ना? अपन ने पढ़ा था कि ए के घटना की प्रायिकता और ए के नहीं घटने की प्रायिकता का सम 1 होता है। पी ए तो 1/13 प्लस पी ए डैश 1, तो ए डैश की प्रायिकता हुई 1 माइनस 1/13, दैट मीन्स पी ए डैश बराबर 12/13। यह है आपका जवाब पहले प्रश्न का। अच्छा, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, जैसे दूसरा तरीका यह है कि टोटल पत्ते 4 है इक्के, तो 52 पत्तों में से 48 पत्ते वो हैं जो इक्के नहीं है। तो इसका जवाब तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 48 पत्ते हैं जो इक्के नहीं है और 52 टोटल पत्ते हैं। तो 48 को 52 से का मतलब 4 से काटोगे तो यहां पर भी 13 और यहां पर 52, सेम तरीका। खैर, पत्ता काले रंग का है, अर्थात चिड़ी या हुकुम का है। तो अगर पत्ता काले रंग का है तो काले रंग के टोटल 26 पत्ते हैं। तो इसका जवाब तो सीधा सीधा सिंपल है कि 26/52। क्यों? क्योंकि टोटल काले रंग के 26 पत्ते, प्रायिकता 26/52 अपन देख चुके हैं। काले रंग के टोटल पत्ते कितने? 26। नेक्स्ट, पत्ता ईंट का नहीं है। अब आप निकाल चुके हैं कि अगर पत्ता ईंट का है उसकी प्रायिकता 1/4 है। चौथा सवाल यही डिस्कस करते हैं। ईंट के पत्ते की प्रायिकता 1/4 है। किसकी? ईंट के पत्ते की प्रायिकता 1/4 है, चूंकि ईंट के पत्ते की प्रायिकता बराबर 1/4, इसीलिए ईंट के पत्ते नहीं होने की प्रायिकता अब अगर ईंट के पत्ते की प्रायिकता आपको पता है तो ईंट के पत्तों की नहीं होने की प्रायिकता 1 माइनस 1/4, फॉर्मूला वही 3/4। कि यदि ए घटना की प्रायिकता आपको पता है, इसको लिख देना कि ए घटना की घटित नहीं होने की प्रायिकता 1 माइनस ए के घटित होने की प्रायिकता है। पत्ता काले रंग का नहीं है, तो इसका जवाब सिंपल है। अगर पत्ता काले रंग का नहीं है तो पत्ता लाल रंग का है। अगर पत्ता काले रंग का नहीं है तो कौन से रंग का है? लाल रंग का है। और लाल रंग का पत्ते की प्रायिकता निकाल सकते हैं, चूंकि लाल रंग के पत्ते 26, तो 26/52, 1/2। तो इस प्रकार से यह प्रश्न यहां पर समाप्त हो जाता है। ताश के पत्तों वाला एक सवाल था, बड़ा प्यारा था। एक थैले में 9 डिस्क है, जिनमें से 4 लाल रंग की है, 3 नीले रंग की और 2 पीले रंग की है। डिस्क आकार एवं माप में समरूप है। ठीक है। थैले में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई डिस्क लाल रंग की है, पीले रंग की है, नीले रंग की है, पीले रंग की नहीं है और लाल रंग की नहीं है।
तो देखिए, सबसे पहले आपको सवाल में ये बोला है कि एक थैले में 9 डिस्क है, ठीक है। तो सबसे पहले यदि आप कहें कि NS अपन लिख लेते हैं, NS का मतलब है अगर आप इस पूरे को घटना समझें, इन सभी को अलग अलग घटना समझें, तो किसी ना किसी प्रतिदर्श समष्टि से बनना चाहिए। प्रतिदर्श समष्टि मतलब वो जो थैला है उसके अंदर जो गेंदें हैं वो हमारे लिए प्रतिदर्श समष्टि है। तो मैं लिख देता हूं कि कुल गेंदें थैले में NS के बराबर होगी, कुल गेंदें जो कि 9 के बराबर है, ठीक है। मान लेते हैं A नाम का एक समुच्चय है, ठीक है। लाल रंग की गेंद मिल जाएगी। ए नाम के समुच्चय का मतलब है लाल रंग की गेंद, ठीक है। एक B नाम की घटना बनाई कि नीले रंग की गेंद निकले, तीसरा अपन ने C नाम की घटना बनाई कि पीले रंग की गेंद मिले। तो एक बात बताइए, जो थैला है इसके अंदर लाल रंग की गेंद है कितनी? वो A समुच्चय के अवयव के बराबर है। नीले रंग की गेंद और पीले रंग की गेंद, ये तीनों आपके सामने, लाल रंग की 4, 3 और 2, तो 4, 3 और 2। ओके, तो अब प्रश्न को हल करते हैं। जो गेंद है वो लाल रंग की है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अगर इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि A की प्रायिकता क्या होगी, क्योंकि A का मतलब है जो गेंद निकले वो लाल रंग की निकले। तो इसको निकालने का तरीका है A बटा प्रतिदर्श समष्टि के अवयव। अब A के अंदर कितने? 4, प्रतिदर्श समष्टि में 9। पीले रंग की है, अब पीले रंग की गेंदें 2 है, तो अगर ये आपको निकालनी है तो C नाम की घटना की प्रायिकता निकालनी है, जिसका मतलब C के अवयव, S के अवयव, तो ये 2 बटा 9। तीसरी बात, नीले रंग की है तो आपको B की प्रायिकता निकालनी है, तो B की प्रायिकता निकालने का मतलब है B के अवयव और S के अवयव, तो ये 1 बटा 3 बटा 9, जिसे आप चाहें तो 1 बटा 3 लिख सकते हैं। अभी इतना होने के बाद चौथे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नीले रंग की नहीं है, ठीक है, तो इस बात की प्रायिकता कि गेंद नीले रंग की नहीं है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, गेंद नीले रंग की नहीं है। अगर गेंद नीले रंग की नहीं है तो इसे लिखा जा सकता है P। नीले रंग की गेंद को अपन B से लिखते हैं तो PB डैश, और फॉर्मूले के हिसाब से PB डैश की प्रायिकता 1 माइनस B की प्रायिकता। अब 1 माइनस B की प्रायिकता, B की प्रायिकता 1 बटा 3, तो 1 माइनस 1 बटा 3 मतलब 2 बटा 3, यह आपका उत्तर है। उसी तरह लाल रंग की है या नीले रंग की है, लाल रंग की है या नीले रंग की है, इस बात की प्रायिकता आपसे पूछी है 5वें प्रश्न में। तो 5वां जो प्रश्न है उसे अपन थोड़ा यहां हल करने की कोशिश करेंगे यार। ये आपके सामने लाल रंग की या नीले रंग की, जिसे लिखा जा सकता है प्रायिकता A यूनियन B। A का मतलब लाल रंग की, B का मतलब नीले रंग की, और इसका तो सूत्र होता है सीधा सीधा कि ये तो PA प्लस PB माइनस A इंटरसेक्शन B। अब ये A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है? देखिए, A इंटरसेक्शन B का मतलब है गेंद लाल रंग की भी हो और नीले रंग की भी हो, और ऐसा संभव नहीं है। क्या ऐसा संभव है? देखो एक बार, अगर मैं A इंटरसेक्शन B के बारे में बात करता हूं तो इसका मतलब है कि गेंद लाल रंग एवं नीले रंग की हो। अब यार देखो,
गेंद या तो लाल रंग की होगी या नीले रंग की होगी। ऐसा तो नहीं कि गेंद पे आधे पे लाल रंग है आधे पे नीला, ऐसा तो बोला नहीं है सवाल में। इसका मतलब कि गेंद या तो लाल रंग की होगी या नीले रंग की होगी, तो वो लाल और नीले की एक साथ तो नहीं हो सकती। इसका मतलब ये केस संभव नहीं है और इसकी प्रायिकता शून्य हो जाएगी। तो आपको बस ये लिखना है कि ये चीज तो पी ए प्लस पीबी के बराबर, ये कितना पी ए प्लस पीबी के बराबर। पी ए प्लस पीबी, पी ए 4 पीबी 2, तो ये मिलेगा 4/9 प्लस 2/9 और कुल मिलाकर 6/9। 6/9 को लिखा जा सकता है 2/3, कितना 2/3। अब इसे दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। कैसे? लाल रंग की हो या नीले रंग की हो। अब देखो यहां पर ना बहुत सारी चीजें शब्दों में चलेगी। लाल रंग की हो या नीले रंग की हो मतलब पीले रंग की नहीं हो, बात तो यही है। अच्छा रुक एक मिनट ब्रेक, नीले रंग की है ना, नीले रंग की तो 3 है, 1/3 है। सॉरी यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हुआ, हमने गलत चीज ले ली थी, मैंने सी वाली घटना जोड़ दी थी। नीले रंग की घटना तो 3/9 है, तो यह आ जाएगा 7/9। देखो लाल रंग की है या नीले रंग की है, अगर लाल रंग की है या नीले रंग की है ये बात बोले जाए, इसका मतलब पीले रंग की नहीं है। अब पीले रंग की प्रायिकता 2/9 है, तो पीले रंग के नहीं होने की प्रायिकता 1 - 2/9 मतलब 7/9। तो ऐसे भी आप सवाल को हल कर सकते थे। खैर प्रश्न नंबर 11 यहां समाप्त होता हुआ, मतलब एक सवाल को हम कई तरीकों से हल कर सकते हैं। देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व अ क्वेश्चन, डोंट वरी, और चिंता मत करो, बहुत सारे सवाल आपके सामने ऐसे होंगे। 2 विद्यार्थी अनिल और आशिमा एक परीक्षा में प्रविष्ट हुए। अनिल के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.5 और आशिमा के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.10 है। दोनों के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.2 है। ठीक है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अनिल और आशिमा दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। दोनों में से कम एक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा, या फिर दोनों में से केवल एक परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। तो अब इस प्रश्न में आपको बहुत कुछ सीखना है। सबसे पहले हम कुछ चीजें परिभाषित कर लेते हैं। सवाल में कैलकुलेशन को हटाया और मैंने लिखा हल। 3 चीजें आप यहां पर नोट कर सकते हैं। माना पी ए का मतलब है अनिल के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, अनिल के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता। ठीक है, पीबी का मतलब है आशिमा के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता। और उसके बाद पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको सवाल में दिया है। इसका मतलब क्या है? दोनों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, है ना? ये क्या हो जाएगी? दोनों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता। अब कुछ चीजें आपको प्रश्न में दी है। क्या दिया है? कि अनिल के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.05 है। इसका मतलब प्रश्नानुसार मैं कह सकता हूं ना, पी ए 0.05, पी बी 0.1 और दोनों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.02। मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी आपके सामने 0.02 दिया है। ओके, ये 3 चीजें आपने देखी। अब पहला प्रश्न है कि दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे, उससे बढ़िया है अपन ये निकाल लें कि दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हो।
अपन क्या निकाल लेते हैं कि सबसे पहले दोनों में से कोई एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो। हम ये निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं कि दोनों में से कोई एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो, कम से कम कोई एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो। तो अभी सबसे पहले मैं यहां पर निकालने जा रहा हूं पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा कि अनिल या आशिमा दोनों में से कम कोई एक उत्तीर्ण हो। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि या तो चीज ए समुच्चय में हो या बी समुच्चय में हो, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों में से कम एक उत्तीर्ण हो। तो इसको लिखने का तरीका तो ऐसा है, फॉर्मूला अपने को पता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और ये हो जाएगा 0.1, 0.05 प्लस 0.1 माइनस 0.02 दैट इज 0.13। तो बी वाले पार्ट का जवाब आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 0.13, यह आंसर है। अब ए वाले का जवाब लिखिए। अनिल और आशिमा दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे, मतलब ना तो अनिल होगा ना आशिमा होगा। तो इसका जवाब पता है क्या हो सकता है कि दोनों में से कम एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहा है, वो प्रायिकता घटा दीजिए, तो वो प्रायिकता आ जाएगी जहां दोनों में से कम या दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। मतलब 1 माइनस 0.13 दैट इज 0.87। चेक कर लो क्या मैंने सही बोला। हाँ ठीक है, तो आई होप क्लियर है ना, ये वाली कहानी तो क्लियर है कि दोनों में से कम एक परीक्षा में या दोनों में से दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। ये चीज है 1 माइनस दोनों, अच्छा ये यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन होगा। दोनों में से कम एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाए। देखिए 2 ही केस होंगे, मतलब कुल 4 केस होंगे जब 2 व्यक्ति है, या तो दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हो, अनिल उत्तीर्ण हो आशिमा फेल हो जाए, आशिमा उत्तीर्ण हो अनिल फेल हो जाए, या दोनों फेल हो जाए। आपको सवाल में बोला है दोनों में से या दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे मतलब दोनों कौन कौन, अनिल भी उत्तीर्ण नहीं है, आशिमा भी नहीं है। तो ये तीनों केस जहां पर दोनों उत्तीर्ण हो रहे थे या दोनों में से एक उत्तीर्ण हो रहा था, ये तीनों केस हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब यही है कि या तो दोनों हो या दोनों में से कोई एक तो हो। उसको आपने एक में से घटा दिया तो वो प्रायिकता आई जहां दोनों में से कोई भी उत्तीर्ण नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरा वाला केस ये नहीं है, दूसरे वाले केस का जवाब ही कुछ और है, जल्दबाजी में अपन ने लिख दिया। दोनों में से कम एक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा, दोनों में से कम एक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा। इसका मतलब बी वाले को ऐसे देख सकते हैं ना, दोनों में से कम एक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा, मतलब या तो दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, हाँ, या अनिल उत्तीर्ण हो आशिमा फेल हो जाए, या फिर आशिमा उत्तीर्ण हो अनिल फेल हो जाए। और इस कहानी के लिए आप इसे लिख सकते हैं कि दोनों उत्तीर्ण हो जाए वो वाली घटना घटा दो, दोनों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता। अगर आप ये निकाल लेते हैं दोनों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, तो फिर आई होप ये चीज आप समझ जाओगे। 1 माइनस दोनों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता। दोनों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता का मतलब है, दोनों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता का मतलब है कि आप वो प्रायिकता घटा रहे हैं जहां दोनों उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो एक में से दोनों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता घटा दी। इसका मतलब कौन सी प्रायिकता बची? प्रायिकता बची कि या तो दोनों फेल हैं या दोनों में से कम एक फेल है। यह बी वाले का आंसर है। अब सी वाले, दोनों में से केवल एक परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, या तो अनिल उत्तीर्ण होगा या आशिमा उत्तीर्ण होगी। सी वाले केस को समझने के लिए आप यहां समझिए ऐसा, दोनों में से केवल एक उत्तीर्ण हो। सी वाला केस क्या है कि दोनों में से केवल एक उत्तीर्ण हो। अब आपको लग रहा होगा कि कक्षा 11वीं की जो प्रायिकता है वो 10वीं कक्षा से अलग है। एक उत्तीर्ण हो,
तो इसका मतलब है सिर्फ अनिल उत्तीर्ण हो, है ना। देखो इसका मतलब इसमें दो केसेस आ सकते हैं कि या तो सिर्फ अनिल या तो सिर्फ आशिमा उत्तीर्ण हो, यही दो केस हो सकते हैं ना, या तो सिर्फ अनिल या तो सिर्फ आशिमा, यही दोनों उत्तीर्ण हो। दोनों के दोनों उत्तीर्ण हो ये नहीं चलेगा, या तो सिर्फ अनिल उत्तीर्ण हो या तो सिर्फ आशिमा उत्तीर्ण हो। बात करते हैं कि सिर्फ अनिल उत्तीर्ण कब होगा। सिर्फ अनिल के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, अब मैं आपको बताता हूं इसका तरीका। देखिए सिर्फ अनिल के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता का मतलब है 0.05, बिल्कुल नहीं। 0.05 वो प्रायिकता है जिसमें अनिल उत्तीर्ण होता है, लेकिन इस प्रायिकता में आपको यह प्रायिकता और देखनी पड़ेगी कि 0.02 वो प्रायिकता है जहां आशिमा भी उत्तीर्ण होती है ना। तो अगर ये 0.05 है तो इसमें अनिल उत्तीर्ण होता है, इसमें वो प्रायिकता भी है जिसमें आशिमा भी उत्तीर्ण होती है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको वेन आरेख बनाकर बताए थे। वेन आरेख में मैंने आपसे यह कहा था कि यदि मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो ये वाला जो समुच्चय है, ये वाला जो क्षेत्र है वो सिर्फ ए है, सिर्फ ए है। और सिर्फ ए को निकालने का मतलब है ए में से ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये वाला क्षेत्र घटा दो। तो यहां पर भी यही करना है कि ए की प्रायिकता में से आप ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता घटा दीजिए, तो यह आ जाएगी 0.05 में से 0.02, दैट इज 0.03। और यहीं पर अगर मैं सिर्फ आशिमा के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता निकालूं, सिर्फ आशिमा के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, तो वो कैसे निकलेगी? तो वो भी बड़ा सिंपल तरीका है। आप आशिमा की प्रायिकता में से दोनों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता घटा दीजिए। आशिमा की प्रायिकता 0.1 है, उसमें से आप 0.02 घटाएंगे तो 0.08 आ जाएगा। अब दोनों में से सिर्फ एक उत्तीर्ण हो, आपको जो प्रायिकता चाहिए वो दोनों में से सिर्फ एक के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, दोनों में से सिर्फ एक के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता। इसका मतलब है आप या तो अनिल को उत्तीर्ण करा दीजिए या आशिमा को उत्तीर्ण करा दीजिए, दैट इज 0.11। अब इस प्रश्न को, ये आंसर है आपका। अब मैं आपको इसको वेन आरेख से सॉल्व करना भी सिखा देता हूं। आपने एक बड़ा सा डब्बा बनाया, ये डब्बा जो है अगर हम प्रायिकता का वेन आरेख बनाए तो कैसा बनेगा? इसके अंदर दो घटना है ए और बी, ए ऐसी और बी ऐसी। ए का मतलब अनिल के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, बी का मतलब आशिमा के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता। और इस बॉक्स के अंदर जितनी भी प्रायिकता है उन सभी का योग 1 होना चाहिए। सबसे पहले ए वाले बॉक्स के बारे में बात करते हैं, या ये वाले क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। ये वाला क्षेत्र है ए इंटरसेक्शन बी, यहां प्रायिकता डिनोट कर देते हैं अपन, ए की प्रायिकता, बी की प्रायिकता और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 0.02 थी। अब ए के बारे में बात करते हैं। ये ए का गोला है, ए के गोले का मतलब है इस गोले के अंदर ए उत्तीर्ण होना चाहिए। अब उसमें से 0.02 तो वो प्रायिकता है जहां दोनों उत्तीर्ण है, तो ये वाली प्रायिकता तो 0.03 होगी, तब जाके ये दोनों मिला के 0.05। बी वाली प्रायिकता 0.01 है, 0.1 है,
उसमें से 0.02 यहां हो चुकी तो 0.08 बची। और इस बॉक्स के अंदर इन दोनों गोलों के अंदर की जो प्रायिकता है वो 0.08 प्लस 0.02 प्लस 0.03 मतलब 0.13 है। तो इन गोलों के बाहर की जो प्रायिकता होनी चाहिए वो 0.87 होनी चाहिए, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर जितनी भी प्रायिकता है सबका योग 1 होता है। तो इन तीनों का योग 0.13, एक में से घटाया तो गोले के बाहर जो है बॉक्स के अंदर 0.87। अब देखिए मैं आपको बताता हूं किस किस का क्या मतलब है। सिर्फ इतना इतना जो क्षेत्र है ये वाला जहां पर 0.03 लिखा है, इसका मतलब है सिर्फ ए। इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर? सिर्फ बी। और ये वाले क्षेत्र का मतलब है ना तो ए ना बी। 1 बाय 1 सवाल पर आते। पहला प्रश्न था अनिल और आशिमा दोनों उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे, मतलब ना तो ए उत्तीर्ण होगा ना बी उत्तीर्ण होगा। ये वाला एरिया जो गोलक के बाहर है उसका आंसर 0.87 या यस दैट इज 0.87। दोनों में से कम एक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा। दोनों में से कम एक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा, मतलब या तो दोनों नहीं हो तो ये वाली प्रायिकता, अनिल उत्तीर्ण नहीं हो 0.30, आशिमा उत्तीर्ण नहीं हो 0.08, दोनों को जोड़ोगे तो 0.98। उसके बाद अगला, दोनों में से केवल एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो। दोनों में से केवल एक हो मतलब सिर्फ अनिल हो या सिर्फ आशिमा हो, इसको और इसको जोड़ दो 0.03 प्लस 0.08 0.11, दैट इज फाइनल। सिंपल सवाल है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो पुरुषों दो स्त्रियों के समूह में से दो व्यक्तियों की एक समिति का गठन करना है। प्रायिकता क्या है कि गठित समिति में कोई पुरुष ना हो, एक पुरुष हो, दोनों ही पुरुष हो। ठीक है, तो देखिए माना दो पुरुष M1 M2 है, ठीक है, और साथ ही साथ दो स्त्रियां W1 और W2 है। अच्छा, तो समिति में अगर आपको समिति बनानी है तो समिति में या यूं समझ लीजिए कि दो व्यक्तियों की समितियां कैसे बनाई जा सकती है ना। आप ये भूल जाइए कि व्यक्ति कौन कौन है, तो दो व्यक्तियों की समिति आप कैसे बना सकते हैं। का समुच्चय, मतलब आपने क्या किया, वो सारे अवयव लिख दिए जिनसे दो व्यक्तियों का समुच्चय बन सकता है और इसे एस कहा जा सकता है। यही आपका सैंपल स्पेस है। ऐसा हो सकता है कि समिति में दोनों महिलाएं हो, ऐसा हो सकता है कि समिति में M1 हो साथ में मतलब W1 हो M1 हो, चलेगा। ऐसा हो सकता है कि समिति में M1 हो साथ में या W1 हो M2 हो। ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। ऐसा भी हो सकता है कि समिति में W2 हो साथ में M1 हो या फिर W2 हो M2 हो। यह संभव है। देखिए आपने दोनों स्त्री ले ली, ये स्त्री ली साथ में ये पुरुष, ये स्त्री ये पुरुष, ये स्त्री ये पुरुष और ये स्त्री ये पुरुष। अब इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों आप पुरुष ले सकते हैं, M1 M2, ठीक है। जब आप M1 M2 का चयन करते हैं, फिर आपने सोचा कि मैं M1 ले लूं और W2 ले लूं या W1 ले लूं, पर M1 W1 तो आप पहले ही ले चुके हैं। क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। जब समिति बनानी है तो दो व्यक्तियों का चयन करना है। आपको यह नहीं बोला कि पहले आप पुरुष लें या बाद में महिला लें। M1 W1 और W1 M1 मतलब पहला पुरुष पहली स्त्री, यहां पर पहली स्त्री पहला पुरुष, ये बात सेम है। सेम क्यों है? क्योंकि M1 W2 या M1 W1 W1 M1 ये बात सेम है, एक पहली स्त्री पहला पुरुष। तो ये वाला केस तो अपन नहीं लिख पाएंगे। अब फिर M1 W2 लिखूंगा तो ये भी यहां पर ले चुके हैं।
इसका मतलब यही टोटल केसेस बनेंगे, बाकी सारे जो केसेस हैं वो रिपीट हो जाएंगे। जैसे आपने M1 के साथ W1 लिया, हो चुका, M1 के साथ W2 लिया, ये हो चुका, M2 के साथ W1 लिया, हो चुका, M2 के साथ W2 लिया, वो भी हो चुका। तो कुल यहां पर प्रतिदर्श समष्टि में 6 अवयव होंगे। कितने? 6 अवयव। अब कोई पुरुष ना हो, तो कोई पुरुष ना हो मतलब दोनों स्त्रियां हो। अगर दोनों स्त्रियां हो तो ऐसा तो एक ही केस है, और टोटल यहां पर 6 आपके सामने टोटल अलग अलग केस हैं, तो 1/6। एक पुरुष हो तो एक पुरुष वाला केस 1, 2, 3 और 4 तरीकों से हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा 4/6, दैट इज 2/3, क्योंकि एक पुरुष यहां हो रहा है। दोनों ही पुरुष हो, दोनों ही पुरुष, ये वाला अकेला केस है M1 W1, तो ये अगेन 1/6, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई है? आई होप आई है। खैर, इस तरह से इस प्रश्न को आप हल कर सकते थे। इस प्रश्न को आप क्रमचय संचय की मदद से भी हल कर सकते थे। हम ऐसे प्रश्नों को भी हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आने वाली प्रश्नावली में, आने वाले तो सवालों में। पर अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं और आपको इन वीडियोस को YouTube पर देखने में समस्या आती है, तो आप इन वीडियोस को मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर भी देख सकते हैं। आप जाइए वहां पर और CBSE हिंदी माध्यम का चयन कीजिए, क्योंकि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं। अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम का चयन करेगा। उसके बाद आपको कक्षा 11वीं का चयन करना है। वहां पर जैसे आपने लिखा है इसको, आपको बहुत सारी कक्षाएं दिखेगी। आप 11वीं कक्षा के हैं तो 11वीं कक्षा का चयन करेंगे। वहां पर आपको बहुत सारे विषय दिखेंगे। जिस विषय पे आप क्लिक करेंगे उसका, गणित विषय पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, जो आपकी मर्जी, गणित विषय की जो किताब है उसका संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको दिखेगा। आप जिस टॉपिक पे, जिस अध्याय पे क्लिक करेंगे उसके सारे वीडियो आपके सामने खुलते हुए दिखेंगे। मान लीजिए आपने 16.1 पे क्लिक किया तो 16.1 का वीडियो चलना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं। बड़ी आसान है एक्सेस करना। बाकी आपको यह पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो पूरी तरह से आपके राज्य बोर्ड के हिसाब से मुफ्त है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। ना ही आपसे कोई ये बोलने वाला है कि आप इतना पैसा दीजिए, उतना पैसा दीजिए इतने वीडियो देखने के बाद। बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आप सभी से अगली कक्षा में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।